हमास और इजराइल का युद्ध अभी भी जारी है। इस पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी हैं। जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और उसमें अब भारत ने अपना एक मिशन लॉन्च किया अजय, जिससे वहाँ पे फंसे लोगों को निकाला जाए, तो ये कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, हिंदुस्तान ने बड़ी चतुराई से और बड़ी सक्सेसफुली जितने भी युद्ध के इलाके हुए हैं, चाहे वो लिबिया था, चाहे वो मिडल ईस्ट इराक था, चाहे वो यूक्रेन था, सब जगह से हिंदुस्तानी को जो फंसे हुए उनको 100% सुरक्षित निकाला है। अभी भी हिंदुस्तान की इसी माफ़ी की कोशिश है, इसीलिए ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में जिक्र हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने खुद किया है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहले उन नागरिकों को जो इसराइल में फंसे हुए हैं उनको तेल अवीव के माध्यम से निकाला जाएगा और वहाँ पे इजरायली आर्मी जो है और इजरायली एयरफोर्स है और इजरायली सरकार जो है वो हिंदुस्तान को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगी, हर प्रकार की सहूलतें प्रदान करेगी, हर प्रकार का लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी। मतलब आपके फ्यूल भी देगी, आपके हवाई जहाज़ को लुक आफ्टर भी करेगी, अगर कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो भी करेगी। लेकिन जो आपके नागरिक फंसे हुए हैं गाज़ा पट्टी में, उनको आप आज के समय किसी प्रकार से नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई निकालने का साधन ही नहीं है। ना तो कोई लैंड रूट है, ना कोई एयर रूट है। वहाँ कोई एयरफील्ड नहीं है जिसके माध्यम से आप हवाई जहाज़ को उतार सको। वहाँ कोई सुरक्षित हेलीपैड नहीं है, एरिया नहीं जहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर को उतारो हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और अगर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतारोगे भी तो कितने लोगों को निकालोगे? और इस समय शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एस्टिमेट भी नहीं होगा या अगर फिगर भी नहीं पता होगी कि गाज़ा के अंदर कितने हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ये जानने कि हमारे गाज़ा में कितने हिंदुस्तानी फंसे हैं और इजराइल में कितने हैं। इजराइल का तो इन्फॉर्मेशन तुरंत से मिल सकता है, लेकिन गाज़ा में कितने हैं मैं नहीं जानता। आप डिफेंस एक्सपर्ट हो, आप काफ़ी युद्ध भी देख चुके हो, तो जो युद्ध क्षेत्र होंगे, जो युद्ध जगह है, तो वहाँ से लोगों को निकालना कितना बड़ा चुनौती रहता होगा? युद्ध के अंदर से वहाँ से लोगों को निकालना बहुत ही बड़ी चुनौती है। और जब तक सेफ़ पैसेज ना दिया जाए बाय बोथ साइड्स, हमास को भी इश्योर करना पड़ेगा कि सेफ़ पैसेज दिया जाए, इजराइल को भी करना पड़ेगा कि उस समय उस पैसेज के अंदर आप किसी प्रकार की कोई एयर बम्बार्डमेंट नहीं करो, कोई लैंड बम्बार्डमेंट नहीं करो, कोई आर्टिलरी शैली नहीं करो, कोई रॉकेट नहीं दागो, कोई मिसाइल नहीं दागो, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए। लेकिन जब तक इस माफ़ी की दोनों साइड्स नहीं एक्सेप्ट करती, इट्स एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी। आप नहीं निकाल सकते वहाँ, तो ना इजरायली अपने निकाल सकते हैं, ना अमेरिकन निकाल सकते हैं, कोई भी नहीं निकाल सकता। तो इस युद्ध के बीच में जैसे कोऑर्डिनेशन की बात होती है, जैसे भारत ने मिशन अजय लॉन्च किया, अब इजराइल के साथ बात करें, तो ये कोऑर्डिनेशन करने में एक देश को दूसरे देश से, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो एक किस्म से मामूली चुनौती है, क्योंकि इजराइल के साथ हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, रिश्ते नाते बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और हर प्रकार की सहायता इजराइल देगा। अगर यूक्रेन के समय आपको याद होगा तो हमको रशिया के साथ बात करनी पड़ी, हमको यूक्रेन के साथ बात करनी पड़ी, हमको पोलैंड के साथ बात करनी पड़ी, हमको कई नेबरिंग स्टेट के साथ बात करनी पड़ी। हमने अपने मिनिस्टर्स को भेजा, जनरल वीके सिंह को भेजा, कई मिनिस्टर्स को भेजा वहाँ बातचीत करने के लिए, ताकि वहाँ से जब लोग निकलते हैं इन दी नेबरिंग कंट्री, वहाँ से कैसे लाए जाएंगे, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे दिया जाएगा, उनको मेंटेन सस्टेन कैसे किया जाएगा, उनके तो पैसे वैसे नहीं थे, उनके कैसे। So there was a coordination with lot of countries. So that was a very difficult operation. ये कंपैरेटिवली बहुत ही आसान ऑपरेशन है, क्योंकि हर प्रकार के ताल्लुकात आपके पास हैं। इजरायली आर्मी, इजरायली नेशन, इजरायली एयरफोर्स आपको हर प्रकार की सहूलतें प्रदान करेगा और कर रहा है। आपने यूक्रेन का भी जिक्र किया, तो पूरे देश ने यूक्रेन का युद्ध देखा और अभी भी वो चल ही रहा है। तो जिस तरह से हमास और इजराइल का युद्ध है, तो बाकी युद्ध से इस युद्ध में क्या अंतर है, कितने ये अलग हैं इस बाकी युद्धों से? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ तो दुनिया की बड़ी पावरफुल आर्मी है, बड़ी पावरफुल एयरफोर्स है, और दूसरी तरफ इरेगुलर फोर्सेस हैं। मैं तो कहूँगा ये इरेगुलर फोर्सेस हैं। हमास कोई फॉर्मल आर्मी नहीं है, उनके पास किसी प्रकार की कोई हवाई शक्ति नहीं है, किसी प्रकार के कोई ड्रोन्स नहीं है, किसी प्रकार के कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, जबकि दूसरी साइड में सब कुछ है। फिर उनके पास इंटेलिजेंस गैदरिंग की वो कैपेबिलिटी नहीं है जो इजराइल के पास है। इजराइल के सैटेलाइट्स हैं, इजराइल के पास में हर प्रकार की क्षमता है, हर प्रकार से उसको एक्सटर्नल इनपुट्स मिल रहे हैं जो इनको नहीं मिल रहे। फिर इजराइल के पास में हर प्रकार के मॉडर्न हथियार हैं, प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स हैं, टर्मिनल गाइडेड वेपन्स हैं, लेज़र गाइडेड वेपन्स हैं। इनके पास केवल अनगाइडेड रॉकेट्स हैं और अनगाइडेड मिसाइल हैं, ऑल्सो ऑफ अ वेरी लिमिटेड रेंज। फिर इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, और अगर आवश्यकता पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए तो न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल कर सकती है। इनके पास इस माफी का कुछ नहीं है। फिर इस देश की हर प्रकार से बाय लैंड, सी एंड एयर नाकाबंदी की हुई है।
उधर उधर इस माफी का कुछ नहीं। फिर इनके बिजली, पानी, खाना सब कुछ इसराइल के माध्यम से आता था, सब कुछ बंद किया हुआ है इनके उधर इस माफी का कुछ नहीं है। सो इसलिए ये युद्ध और बाकी युद्धों में ज़मीन आसमान का फर्क है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि दूसरे देश भी इसके कुछ समर्थन में हैं, कुछ विरोध में हैं, तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज़ है? मेरे मुताबिक आज दुनिया नहीं चाहती कि तीसरा युद्ध हो। कोविड-19 की वजह से दुनिया की इकोनॉमी बहुत बैठी, दुनिया में बहुत बड़ी तबाही हुई। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह जो है आज भी लोगों को सता रही है। मेडिकल वाले भी तरफ से भी लोग परेशान हैं। उसके अलावा यूक्रेन और रशिया वॉर से भी लोग और बैठे हुए हैं। इसलिए ना तो इसराइल, ना अमेरिका, ना वेस्टर्न यूरोप, ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चाहती है कि विश्व थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। और जब तक वास्तव में ग्राउंड ट्रूप से इन्वॉल्व नहीं होते दूसरे देशों के, मेरे मुताबिक ज़ीरो पॉसिबिलिटी भी नहीं है थर्ड वर्ल्ड वॉर की। धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल से। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से ये युद्ध हो रहा है और जो माहौल देखने को मिला है वो काफ़ी दुखद है। दिल्ली से दीपक झा, भारत समाचार।